जय हिंद स्टूडेंट। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डिसीज में। किसमें? डिसीज। आज हम पढ़ेंगे डिसीज। डिसीज क्या होता है, किसे कहते हैं डिसीज? रोग। हमें क्या पढ़ना है? रोग, या इसी को हम बोलते हैं डिसीज। ठीक है ना? डिसीज, डिसीज या रोग। क्या बताएंगे, क्या है आपके अकॉर्डिंग रोग क्या कहलाता है? किसे कहते हैं रोग? बीमारी। बीमारी क्या है? बीमारी कब हम कहते हैं हम बीमार हैं और कब हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं? हाँ, जब बॉडी क्या हो, वीक हो जाए, कमजोरी आ जाए। ठीक है ना? और देखिए रोग क्या है, रोग किसे कहते हैं या डिसीज क्या है? जब हमारी बॉडी हेल्थ कैसी हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, बोले तो असामान्य हो जाए। जब हम सामान्य से, अभी हम लोग कैसे हैं? सामान्य हैं, लेकिन सामान्य से जब बॉडी आपकी क्या हो जाती है? असामान्य हो जाती है। और ये असामान्य होने के कुछ रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं? लाइक दिस, आपकी रीजन होती है एक तो मेंटल हेल्थ। ठीक है ना? बोले तो मानसिक, मानसिक रूप से जब आप सामान्य नहीं होते, मानसिक रूप से जब कमजोर पड़ जाते हो। ठीक है ना? तो मानसिक असामान्यता, हमारे इन्वायरमेंट के अराउंड भी असामान्यता देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? समझ में ना? जब हम फिजिकली रूप से, बोले तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके वातावरणीय रूप से हम क्या हो जाते हैं? असामान्य हो जाते हैं, तो हम कहने लगते हैं कि हम बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। समझ में आया ना? तो हेल्थ वही क्या है? हेल्थ किसे बोलेंगे? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य हमारा ऐसा, हम स्वस्थ मनुष्य उसे कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक और आपके वातावरणीय रूप से या सामाजिक रूप से क्या होता है? सामान्य होता है। उसे हम कहते हैं हेल्थ। क्या बोलते हैं? हेल्थ। और उसी को अनहेल्थ या रोग बोल सकते हैं कि जब हम शारीरिक रूप से कैसे हो जाएं? असामान्य हो जाएं। जैसे अभी हम प्रॉपर ठीक है, कहीं हम गिर जाए, चोट लग जाए, तो हमारा फिजिकली रूप से हम कैसे हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं? हम नॉर्मल नहीं चलेंगे, कहीं पेन होने लगेगा हमारी बॉडी में, तो हम शारीरिक रूप से कैसे हो गए? असामान्य हो गए। सेम उसी तरह आप पूरी रात जागिए, ठीक है, मोबाइल चला रही है, पूरी रात जागिए, या कि कुछ और ज्यादा हैवी टेंशन ले लीजिए, तो सुबह आपका सिर दर्द होने लगेगा। क्या होने लगेगा? सिर दर्द होने लगेगा। या कोई और भी खान पान के कारण, कोई और भी कारक भी हो सकते हैं हमारी बॉडी में, किसी की कमी के कारण भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विटामिन की कमी के कारण भी रोग आ जाते हैं, हार्मोन्स की कमी के कारण भी रोग आ जाते हैं, जीन के कारण भी आपके रोग आ जाते हैं। तो कोई कारक भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है जिसकी कमी या उपस्थिति के कारण भी बॉडी आपकी असामान्य हो जाती है। ठीक है ना? साथ ही हम बोले कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, यदि वो समाज आपका नॉर्मल नहीं है, समझ में ना? समाज कैसा होना चाहिए? हमारा पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए। चारों तरफ हमारे कैसे होना चाहिए? लिटरेट पर्सन होने चाहिए। समझ में ना? ऐसा नहीं कि निरक्षर लोग होना चाहिए तो वो उसी तरह आपकी बातें करेंगे, उनका भी हमारी बॉडी में क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। हमारी सोच कुछ है और सामने वाला कुछ और बता रहा है, तो हमारे अंदर एक तनाव होने लगता है। क्या होने लगता है? जबरदस्ती का तनाव होने लगता है। कहीं शोरगुल हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा शोरगुल को नहीं सह पाता और कोई बगल से डीजे बजा रहा है, तो आप कितने दिन तक वहां पर रह पाएंगे? रहेंगे, चूंकि घर बना हुआ है तो रहेंगे तो वहीं, लेकिन उसका असर, उस कारक का, उस साउंड का या बेकार एटमॉस्फेयर का इफेक्ट भी हमारी बॉडी में पड़ता है, और यही इफेक्ट बीमारी के रूप में दिखाई देने लगता है। उसे हम बोलते हैं क्या? बीमारी या कि डिसीज। तो डिसीज क्या है कि जब पर्सन आपका फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फॉर्म में कैसा हो जाता है? अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है? फिजिकल फॉर्म में, मेंटल फॉर्म में और आपका सोशल फॉर्म में जब सामान्य ना होकर के असामान्य हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रोग। क्या कहते हैं? रोग। समझ में आ गया? अब देखिए, रोग जो होते हैं
रोग को स्पेशली, डिसीज को स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। रोग तो आपको समझ में आ गया कि रोग क्या है। रोग कितने प्रकार के डिवाइड हैं? 2 प्रकार के। एक रोग आपके कैसे होते हैं? जो जेनेटिकल होते हैं, और एक रोग जो होते हैं जो आफ्टर बर्थ के बाद हमारे ये कारक जो आपके चारों तरफ का खान पान या कि आपका एटमॉस्फेयर के कारण जो रोग होते हैं, तो वो जन्म के बाद जो रोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अर्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीज बोलते हैं। समझ में है ना? एक होती है अनुवांशिक रोग जिसे हम जेनेटिकल डिसऑर्डर या कोजेनाइटल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिकल, 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 या इसी को हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बीमारी ही है, ठीक है। डिसऑर्डर एक तरह का क्या है? बीमारी। और एक होता है आपका एक्वायर्ड, AC बना हुआ है ये, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज, या इसी को हम बोलते हैं अर्जित, अर्जित रोग। ये आपके कहलाते हैं अर्जित रोग, और ये कहलाते हैं आपके अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग, जो हमें हमारे माता पिता या हमारे जीन के कारण, आपके जो आपके हेरिडिटी के कारण जो जीन्स आ रहे हैं, तो उनके कारण जो रोग हमारी बॉडी में हो गया है वो कहलाएगा आपका जेनेटिकल या कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। और एक होता है एक्वायर्ड आपका डिसऑर्डर या एक्वायर्ड डिसीज। समझ में है ना? ये जो एक्वायर्ड डिसीज होती है, अब ये देखना, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर को देखें तो ये आपके क्रोमोसोम के कारण भी हो सकता है, क्रोमोसोम म्यूटेशन के कारण। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इसका कारण 3 कारण हो सकता है। समझ में है ना? एक होता है आपका क्या? जीन म्यूटेशन। क्या होता है? जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। मतलब जब जीन्स जो होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम में, ये हमारे क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में जो आपके ये जीन पाए जाते हैं जो लक्षणों को प्रेजेंट करते हैं, जब इन जीनों में किसी भी तरह की विभिन्नता आ जाती है, कहना चाहिए कोई जीन कम हो जाए या कोई जीन बढ़ जाए, तो भी आपका क्या हो सकता है? रोग आपका हो सकता है। जीनों में किसी भी तरह की विभिन्नता यदि आ जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उनके कारण भी रोग हो जाता है। समझ में है ना? तो एक होता है आपका जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन बोले तो जीन उत्परिवर्तन के कारण भी आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण भी आपका क्या हो सकता है? रोग हो सकता है, ठीक है। क्रोमोसोमल गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम भी लिख सकते हो, क्रोमोसोम डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं। समझ में है ना? और एक आपका बाई ब्लड, जैसे फैक्टर के कारण भी आपका ABO जो हमने ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, तो ब्लड में भी किसी भी तरह की आपकी क्या आ सकती है? अनियमितता आ सकती है। समझ में है ना? तो ABO म्यूटेशन भी हम लिख सकते हैं। ABO म्यूटेशन, ये भी आपके कारक होते हैं क्या? जेनेटिकल डिसऑर्डर के। समझ में है ना? जेनेटिकल डिसऑर्डर के ये कारण होते हैं। इनके कारण भी और इसके कारण भी आपका अनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखा जा सकता है। समझ में आया ना? यदि हम देखें एक्वायर्ड डिसीज क्या है, तो एक्वायर्ड डिसीज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? एक्वायर्ड डिसीज को, एक्वायर्ड डिसीज जो होती है, एक्वायर्ड डिसीज कहना चाहिए कि एक्वायर्ड डिसीज आपकी किसी भी कारक के कारण हो सकती है, फैक्टर के कारण। ये फैक्टर हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोअन्स, ठीक है ना, आपके हेलमेंथिस, ये सब आपके क्या होते हैं? कारण होते हैं। इनके कारण आपके ये रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक्वायर्ड डिसीज को भी अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होता है आपका संक्रामक, जिसे हम बोलते हैं फैलने वाले रोग, और एक होते हैं असंक्रामक, जिसे हम बोलते हैं ना फैलने वाले रोग। समझ में है ना? ये बैक्टीरिया, वायरस 2 तरह से आपके इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो एक आपका होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम
इन्फेक्टुअस और नॉन इन्फेक्टुअस भी बोल सकते हैं, या सीधे हिंदी में बोले तो संक्रामक और असंक्रामक, ठीक है ना। एक को बोलेंगे हम क्या, इनफेक्टुअस, इन्फेक्टुअस डिसीज, ठीक है, या इसी को हम कम्युनिकेबल डिसीज बोल सकते हैं, और एक को बोल सकते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टुअस डिसीज। इसे बोलेंगे हम संक्रामक और इसे बोलेंगे हम असंक्रामक। संक्रामक मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है रोग, और असंक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता रोग। समझ में है ना। संक्रामक में यदि हम बात करें, जैसे आपका टीबी, ठीक है ना, टीबी, कॉमन कोल्ड, ठीक है ना, आपके ये सब बीमारियां जो बैक्टीरिया वायरस, जैसे अभी आपका वायरस का आपका क्या था, कोरोना, ठीक है, ये सब बीमारियां जो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, इन्फेक्टुअस डिसीज। समझ में है ना, इन्फेक्टुअस डिसीज। और एक होती है आपकी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग नहीं फैलता, वो कब फैल सकता है, जब आपका ब्लड ट्रांसफर होता है तब फैल सकता है। ऐसे उसके साथ बातचीत करने से या हाथ मिलाने से या उसके साथ रहने से जो रोग नहीं फैलता, उसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि कैंसर आ जाएगा, जैसे एड्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये रोग आपका ऐसे बातचीत करने से नहीं फैलता, ये रोग जब उसका ब्लड आपका अटैच हो जाता है उसके ब्लड से, तभी वो आपका रोग फैलेगा। समझ में है ना। तो ये रोग आपके कहलाएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आपके आ जाएंगे। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये कैंसर हो गया आपका, जैसे एड्स हो गया आपका, एड्स। ये जो बीमारियां हैं ये आपके ना फैलने वाले रोग होते हैं, ये आपके तभी फैलेंगे जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। समझ में आ गया। अब देखना, जो मैंने ये इन्फेक्टुअस डिसीज बताई है, ये इन्फेक्टुअस डिसीज को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। यहां देखना, यहां छोटा सा बना देती हूं मैं, ये 1 मिनट, ये जो आपका इन्फेक्टुअस डिसीज है, इन्फेक्टुअस डिसीज को अभी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्फेक्टुअस डिसीज भी अभी 2 पार्ट में आपकी डिवाइड हो गई। कौन कौन सी, एक होती है एक्यूट डिसीज, और एक आपकी कौन सी होती है, लंबे समय तक आपका चलने वाली, क्या बोल सकते हैं उसे, क्रोनिक डिसीज। ये एक होती है आपकी क्रोनिक डिसीज। इन दोनों में देखो क्या है, ये दोनों ही आपके इन्फेक्टुअस में आएंगे। क्या आएंगे, इन्फेक्टुअस में। एक्यूट मतलब जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, बिल्कुल थोड़े ही दिनों के लिए, कहना चाहिए 2-4 दिन 5 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर के लिए। जो बीमारी बहुत ही कम समय के लिए होती है उसे हम बोलते हैं एक्यूट डिसीज। क्या बोलते हैं, एक्यूट, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे सर्दी, जुकाम, कमजोरी, ये आपका कुछ ही दिनों में खान पान करने से, और आपका कहना चाहिए आप यदि प्रिकॉशंस ले रहे हो तो वो जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन वहीं पर क्रोनिक डिसीज में हम देखें, जैसे डेंगू, टाइफाइड, डेंगू की बात न करें, डेंगू तो ज्यादा टाइम ही नहीं देता, 1 हफ्ते में ही उसका खत्म कर देता है वो। लेकिन आपका जैसे टाइफाइड, जैसे टीबी, ठीक है ना, निमोनिया, थोड़ी ये क्या होता है, लंबे समय तक चल सकता है, महीने 2 महीने तक आपका ये चल सकता है। तो जो थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है, लंबा समय लेता है, लंबे समय तक चलने वाला रोग जो होता है, वो आपका रोग क्या कहलाता है, क्रोनिक। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं एग्जांपल, जैसे टाइफाइड वगैरह, टाइफाइड, टीबी, ये सब आपके क्या हो गए, आपके क्रोनिक डिसीज में हो गए। और यहाँ हम लिख सकते हैं आपका जैसे कि कॉमन कोल्ड आपका, कॉमन कोल्ड वगैरह आपके क्या है, ये आपके एक्यूट डिसीज में है। समझ में आ गया, आया समझ में। चलिए, ये हमारा एक क्या है, आउट फिगर है, मतलब इतनी चीजें हमें इसमें देखनी है। अभी हमने बीमारियां नहीं पढ़ाई हैं, अभी हमने बीमारियों को बस क्लासिफाई किया है कि इतने पार्ट में हम बीमारियों को डिवाइड करेंगे।
समझ में आया ना। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं कौन सी बीमारियां आपकी, यही जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिकल डिसऑर्डर। अभी आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपकी डिसीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर से डिसीज पूछी गई है। आपका कौन सा? टर्नर सिंड्रोम पूछा गया है ना, टर्नर सिंड्रोम आपकी पूछी गई है बीमारियां, ठीक है ना। तो इतने बड़े चार्ट में इतनी सारी बीमारियां आएंगे, और इनके अलावा भी और भी बीमारियां होती हैं, जैसे विटामिन की कमी के कारण, जैसे हार्मोन की कमी के कारण, जैसे कोई एंजाइम के सही तरीके से काम न करने के कारण, ऐसे भी अभी और बीमारियां होती हैं। जैसे आंख नाक कान, जो हमारे ब्रेन का आंख नाक कान जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जब वो भी आपके प्रॉपर वर्क नहीं करते, वो भी अनियमित हो जाते हैं, तो कुछ बीमारियां वहां भी आती हैं। तो बीमारी से तो एक आपको क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये वाला चार्ट आपको पढ़ा रही हूँ। विटामिन मैंने पढ़ा दिया है, हार्मोन के द्वारा भी कुछ आपकी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम जेनेटिकल डिसऑर्डर में। देखिए किसमें? जेनेटिकल डिसऑर्डर में। यह है आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर। और जेनेटिकल डिसऑर्डर में भी अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? जीन म्यूटेशन। क्या पढ़ा रहे हैं? जीन म्यूटेशन के कारण, जीन म्यूटेशन के कारण जो आपका होगा, जीन म्यूटेशन के कारण, ठीक है, कि जीन परिवर्तन। जैसे आपके ये है एक थ्रेड के ये जीन है, इसमें ए बी सी डी और ई जीन होने चाहिए, और दूसरा आपका ये थ्रेड है तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 ये होना चाहिए। लेकिन हमने देखा क्या, ये पेरेंट्स में ऐसा था, आगे चल करके जो चाइल्ड में आपका आया तो इसमें ऐसा आ गया, आपका कैसा आ गया? ए बी सी 1 2 डी ई इस तरह, और यहाँ आ गया आपका 3 4, और यहाँ आपका क्या आ गया? ए बी सी, और यहाँ रिपीट हो गया डी ई, जैसे इस तरह का। तो देखो ये थ्रेड डिस्टर्ब हो गया, जीन यहाँ पर क्या हो गए हैं? गड़बड़ हो गए हैं। पेरेंट में जैसे थे वैसे आपके चाइल्ड में नहीं आए हैं। एक थ्रेड के जीन आपके दूसरी थ्रेड में आकर के, और या कि डी जीन रिपीट हो गया है। डी जीन एक थ्रेड में था और दूसरे में भी आपका रिपीट हो गया है। समझ में आ गया ना। तो अपना डबल इफेक्ट दिखाएगा, और जब डबल इफेक्ट दिखाएगा तो वो पर्सन आपका नॉर्मल नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ अपने पेरेंट से हट करके आएगा। समझ में आया ना। तो वो रोग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रोग में। तो जीन म्यूटेशन वही कहलाता है आपका। जीन म्यूटेशन, जीनों की हेरा फेरी हो जाए, जहां पर जीनों की एक्सचेंजिंग हो जाए, एक जीन एक से ज्यादा बार आ जाए। एक जीन आपने एक धागे में जैसे 4-5 जीन है, तो जब बच्चों में गया तो उसमें केवल 2 ही जीन आए और 3 जीन आपके डिलीटेड हो जाएं। समझ में ना। तो ये जीन का क्या हो गया? परिवर्तन देखा गया आगे चल करके, आगे जनरेशन में। तो जीनों के बढ़ने से या जीनों के घटने से, जीनों के बढ़ने या घटने या बार बार जीन रिपीट होने से आपके आगे चल करके जनरेशन में कुछ नए लक्षण बीमारी के रूप में आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। और कौन सा? जीन म्यूटेशन जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम इसे। समझ में आ गया ना। तो जीन म्यूटेशन आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर में सबसे पढ़ेंगे हम। एक आपका डिसीज होता है जैसे कि आपका एल कैप्टोन्यूरिया। क्या होता है? एल कैप्टोन्यूरिया। ये देखना आप, एल कैप्टोन्यूरिया। इसे हम ब्लैक यूरिन डिसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिसीज, ब्लैक यूरिन डिसीज। यदि कभी किसी को भी ऐसा समझ में आए कि यूरिन का कलर ब्लैक हो रहा है, ठीक है, येलो भी होता है, आपने नॉर्मली हम देखते हैं कि यूरिन कभी कभी नॉर्मल से आपकी अलग दिखती है, काफी येलो यूरिन भी आने लगती है, तो वो तो आपका क्या होता है? ब्लू बर्डिन पिगमेंटेशन के कारण जो हमारा लीवर निकालता है। और दूसरी बात, कभी कभी अधिक फीवर की वजह से भी आपका ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ज्वाइंटिस का भी वो कारण बनता है कि आपका यूरिन अधिक पीलापन आपका आने लगता है। तो वो जेनेटिकल डिसऑर्डर में नहीं है, वो तो आपका क्या है? आपका यही आपका एक्वायर्ड डिसीज में आ जाएगा कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरल
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, फीवर है, या कि फिर आपका लीवर आपका बहुत अधिक रिलीज कर रहा है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को। समझ में आ गया ना? कम इन। तो इस तरह से आपका एल्केप्टोन्यूरिया डिसीज हम पढ़ा रहे हैं। एल्केप्टोन्यूरिया डिसीज में आपका जो होता है वो क्यों होता है, कारण क्या है इसका? इसमें होता है होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम। होमोजेनेटिसिक एंजाइम, ये होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम की एब्सेंट के कारण जब ये एंजाइम हमारे ब्लड में होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट हो जाता है, तो आपका जो एल-कैप्टोन, ये एल-कैप्टोन एक तरह का आपका केमिकल सब्सटेंस में आएगा। एल-कैप्टोन जो होता है वो आपकी मसल्स में, टेंडन में, लिगामेंट में, या कि आपका कार्टिलेज में ये जमा हो जाता है। कौन सा मटेरियल आपका? ये केमिकल एल-कैप्टोन मसल्स में, टेंडन में, लिगामेंट में, या कि कार्टिलेज में आकर के ये आपका जो एल-कैप्टोन आपका मटेरियल है, ये मटेरियल आपका क्या हो जाता है? इनमें आपका ऐसा जमा होने लगता है। क्या होने लगता है? जमा होने लगता है। ये आपका ऐसे आपका जमा होने लगा। जब जमा होता है तो इनकी वजह से आपका पेन होता है। इस एल-कैप्टोन केमिकल, जो एल-कैप्टोन आपका मटेरियल है, इसकी वजह से आपका जैसे आर्थराइटिस बोलते हैं ना कि घुटनों में दर्द, कहीं हाथ पैरों में दर्द, बोन में दर्द, तो ये सब आपका इसी वजह से आपका ये एल-कैप्टोन के जमा होने के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोले तो अस्थि का गठिया रोग जैसे हम बोल सकते हैं, ये आपका गांठों का दर्द होना, ये लक्षण देखने को मिलता है। और इसे हम ब्लैक यूरिन डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी ये यहाँ पर जमा होने के साथ साथ कभी कभी एल-कैप्टोन यूरिया के साथ बाहर निकलने लगता है बॉडी से। यूरिया में सॉल्वेबल, यूरिया के साथ ये एल-कैप्टोन, ये यूरिया के साथ बॉडी से क्या होता है? बाहर निकलता है, बॉडी से बाहर आता है। ठीक है ना? आउट ऑफ बॉडी हो जाता है आपका, किसके साथ? यूरिया के साथ। तो यूरिया के साथ जब ये आपका आता है, यूरिया के साथ जब सॉल्वेबल हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक। मतलब यूरिन में जब एल-कैप्टोन मिल जाता है तो यूरिन का कलर येलो ना हो करके यूरिन का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। इसीलिए इसे हम ब्लैक यूरिन डिसीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक यूरिन डिसीज के नाम से। और इसमें मेन एल-कैप्टोन आपका है, एल-कैप्टोन आपका मटेरियल है, इसीलिए एल-कैप्टोन्यूरिया, न्यूरिया लिखा है मतलब यूरिया के साथ जब एल-कैप्टोन आ जाता है, ये यूरिया लिखा है ना, यूरिया के साथ जब एल-कैप्टोन आ जाता है तो उसे बोलते हैं एल-कैप्टोन्यूरिया। और जब ये एल-कैप्टोन आपका यूरिया के साथ आता है तो यूरिया का कलर येलो ना होकर के ब्लैक हो जाता है। तो इसे इस बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण होता है ये एंजाइम। यदि ये एंजाइम होता है तो इसको ये रुकने नहीं देता है बॉडी में, समझ में, जमा नहीं होने देता है इसको। ये एंजाइम क्या कर लेता है? तोड़ देता है। समझ में है ना? तो ये इस फॉर्म में नहीं रहता, जिसकी वजह से ये जमा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका आर्थराइटिस जैसे आपका देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही ये आपका प्रॉपर फॉर्म में रहेगा, तो ना यूरिया के साथ आपका बाहर आएगा और ना ही यूरिया आपकी कैसी होगी? ब्लैक होगी। समझ में आ गया ना? तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डिसीज है जो आपकी आ सकती है, एल-कैप्टोन्यूरिया करके भी आ सकती है, या ब्लैक यूरिन डिसीज क्या है? ब्लैक यूरिन डिसीज का कारण क्या है? ब्लैक यूरिन डिसीज का यही है होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण जो बॉडी में बनने वाला एल-कैप्टोन है वो आपका क्या हो जाता है? जमा होने लगता है।
ठीक है, समझ में आया? आगे चले, चलिए एक ये हो गया आपका जीन म्यूटेशन का, आपका एक ये डिसीज हो गया। आगे चलते हैं हम, दूसरा देखिए आप, दूसरा आपका आएगा, दूसरा डिसीज है आपका एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, सॉरी एल्ब्यू नहीं बोलते, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म ये आपका आएगा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म या रंजकहीनता, रंजकहीनता, रंजकहीनता डिसीज। एल्बिनिज्म या रंजकहीनता क्या कहलाते हैं? एल्बिनिज्म आपने देखा होगा, हाँ, रंजकहीनता क्या होता है जानते हो? एल्बिनिज्म, एल्बिनिज पर्सन हम काफी देखते हैं अपने आसपास, हमको देखने को मिल जाए। आपने देखा होगा कि बिल्कुल आपके कुछ कुछ पर्सन आपके बाल भौं से लेकर के पूरी बॉडी से एकदम सफेद दिखते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल हम लोगों जैसे होती ही नहीं है। जैसे अपनी ये स्किन है ना, आप अपनी जिसे हम बोलते हैं आपकी एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस को निकाले तो फिर सफेद पार्ट वो निकलता है आपका डर्मिस वाला, तो उनमें ये एपिडर्मिस होती ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल एकदम सफेदीपन आपकी पूरी बॉडी लिए होती है, पूरी सफेद बॉडी आपकी दिखती है, दिखते है ना। और कैसे कहीं कहीं पर नहीं, सीधे बाल भौं पूरी बिल्कुल ऐसे भूरे टाइप के आपके पूरे दिखते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एल्बिनिज्म पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्बिनिज्म। और वो जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण आपके आ रहे हैं, जीन म्यूटेशन के कारण आपका आ रहा है। उसमें एक होता है आपका टायरोसिनेज एंजाइम। क्या, किसकी कमी के कारण ये होता है रोग? टायरोसिनेज, टायरोसिनेज ये एंजाइम होता है। टायरोसिनेज एंजाइम की एब्सेंट के कारण आपका आता है। टायरोसिनेज एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट जो कि हमारी बॉडी में एक कलर लाता है। क्या लाता है? कलर, मतलब नॉर्मल कलर बना देता है, ठीक है। तो मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन आपको पता होगा, मिलेनिन आपका पिगमेंटेशन का वर्क करता है। बहुत अधिक मिलेनिन की प्रेजेंटेशन के कारण हमारा कलर जो होता है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। हम जितने भी नॉर्मल रहेंगे सभी में मिलेनिन प्रेजेंट है, ठीक है ना। भले चाहे किसी में कम है और किसी में ज्यादा है, समझ में, लेकिन मिलेनिन आपका प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी कलर को एक अलग ही बनाता है। लेकिन यदि मिलेनिन आपका एब्सेंट हो जाए तो पूरी बॉडी ऊपर से लेकर के नीचे तक आपका पूरा क्या हो जाएगा? पूरा ब्लैक आपका आ जाएगा। स्किन आपकी नॉर्मल नहीं रहेगी, स्किन आपकी क्या हो जाएगी? स्किन का कलर आपका एबनॉर्मल हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। तो ये टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है, जब ये होता है तो मिलेनिन बना रहता है बॉडी में। लेकिन टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होता तो मिलेनिन पिगमेंट की, मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट की बहुत अधिक कमी हो जाती है। बहुत अधिक क्या हो जाती है? बहुत अधिक कमी होने से बॉडी क्या हो जाती है? सफेद हो जाती है, बॉडी वाइट हो जाती है, बॉडी वाइट हो जाती है। और बॉडी बस नहीं, पूरे पार्ट आपके ऑर्गन भी, ये बाल तक आपके, आंखों की पलकें, बाल, सब कुछ आपके क्या हो जाते हैं? वाइट हो जाते हैं, समझ में है ना। तो उसे हम बोलते हैं एल्बिनिज्म डिसीज। और ये एल्बिनिज्म डिसीज भी आपका जीन म्यूटेशन में आता है, जिसे हम हिंदी में रंजकहीनता बोलते हैं, और जेनेटिकल डिसऑर्डर आपका कहलाएगा। समझ में आ गया? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखना, लिख लिया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जितने आपके डिसीज में बता रही हूँ लिखते जाइएगा आप, जिसका नहीं लिखा हो वो नोट करते जाइएगा। इन्हीं में से आपका कोई भी डिसीज आपका आ सकता है, ठीक है। आगे देखना आप, नेक्स्ट आपका थर्ड है थैलेसीमिया। एक आपकी काफी डेंजरस डिसीज है आपकी थैलेसीमिया। क्या है आपकी? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? ये थैलेसीमिया,
थैलेसीमिया। देखिए जो ये ईमिया लगा है, एनीमिया, एनीमिया तो आपको पता है एनीमिया क्या है। एनीमिया क्या होता है? कमी, खून की कमी, ठीक है ना। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मतलब आपका कहलाता है बहुत अधिक खून की कमी हो जाती है इसमें। और कहना चाहिए कि जो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आपका थीलिया करके मतलब आपको बताया गया है, किसके कंपेयर किया गया है? थीलिया का थीलिया वर्ड से एक समुद्र एरिया का, भूमध्य सागरीय एरिया का। ये जो रोग देखा गया सबसे पहले थैलेसीमिया, ये किस एरिया में देखा गया? जहां आपके समुद्री क्षेत्र थे, ठीक है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आपका ये रोग देखने की वजह से इसका नाम पड़ गया थैलेसीमिया। और उन भूमध्य सागरीय के आसपास जो लोग थे उनमें क्या था? उनमें खून की कमी बहुत अधिक थी। क्या थी? खून की कमी। जितने लोग वहां पर मिले उनमें आपका खून की इतनी ज्यादा कमी थी कि खून चढ़ाने के बाद भी आपका खून बढ़ नहीं रहा था। खून चढ़ाने के बाद भी खून बढ़ नहीं रहा था, ठीक है ना। तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया। क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया। और ये थैलेसीमिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, अनुवांशिक रोग है, क्योंकि ये अनुवांशिकी से आ गया है। इसमें अब आप बाहर से कुछ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बस ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका हफ्ते 15 दिन में कराते रहना पड़ता है, तो थोड़ी समय के लिए हफ्ते 2 हफ्ते उसको थोड़ा ठीक लगेगा और फिर वो आपका ब्लड पानी बन जाएगा। समझ में ना, क्योंकि आपको पता है आरबीसी आपकी डिस्ट्रॉय होती हैं। आरबीसी बन तो रही नहीं है, हमने जितनी आरबीसी डाली तो वो एक लिमिट तक जीवित रहेंगे, एक लिमिट के बाद वो आपकी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो फिर उसे वीकनेस आएगी, फिर उसको खून की कमी, कहीं चक्कर आना, कहीं थकना, कहीं स्वेलिंग, कहीं कुछ कुछ आपकी, ये सब आपका होता है। तो देखना थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया आपका जो मेडिटेरियन एरिया है या कि आपका समुद्रीय क्षेत्र है, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसे देखा गया। इसे कहाँ देखा गया? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देखने के कारण इसे नाम पड़ा क्या? इसे नाम क्या दे दिया गया? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। थेलिया या थीलिया का वर्ड होता है समुद्री। जैसे समुद्र ऐसे थैलस के आकार का नहीं फैला रहता, तो इसीलिए इसे थैलिया का वर्ड होता है समुद्र से, तो थैलेसीमिया इसे नाम दिया गया। और जो ईमिया वर्ड लगा है, ईमिया वर्ड मतलब आपका ईमिया जो है, ईमिया बोले तो आपका एनीमिया। क्या है? एनीमिया आपकी कहलाती है खून की कमी, रक्त अल्पता। जब बॉडी में भूमध्य सागरीय लोगों की बॉडी में जब खून की कमी देखी गई तो उसे आपका नाम दिया गया क्या? थैलेसीमिया। समझ में है ना। जो सागरीय क्षेत्र के लोग होते हैं वहां का टेम्परेचर क्या होता है? कम की ज्यादा होता ना। टेम्परेचर की अधिकता के कारण वहां पर बॉडी कलर भी चेंज देखने को मिलता है। कैसे होते हैं वहां के लोग? कैसे होते? काले होते हैं। इसीलिए इस डिसीज को कुली डिसीज भी कहा जाता है। क्या नाम दिया? जैसे कुली होते हैं ना, बहुत अधिक काम करते करते बेचारे थक जाते हैं, अपनी बॉडी का मेकअप नहीं कर पाते, तो बिल्कुल आपका क्या दिखते हैं? वो डाउन उनका कलर दिखता है। तो चूंकि वहां के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जा रहा है और वहां के लोग कैसे होते हैं? उनकी बॉडी का कलर जो होता है वो डाउन होता है, इसलिए डाउन कलर के कारण भी इसे एक और नया नाम दिया गया, कुली डिसीज। क्या नाम दिया गया? कुलीज डिसीज। ये आपका कुलीज डिसीज आपका ये नाम पड़ा, कुलीज डिसीज हम बोलते हैं इसे। जैसे आए कि कुलीज डिसीज क्या है, तो थैलेसीमिया ये। अब थैलेसीमिया का मेन रीजन क्या है? रीजन देखिए आप कि जो आपका 11th एंड 16th जो क्रोमोसोम है आपके, क्रोमोसोम में क्या होंगे? जीन होंगे। ये आपके क्रोमोसोम होते हैं और इनमें क्या होते हैं? जीन होते हैं। जीन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं हम। तो जो 11 नंबर का और 16 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम में जो जीन आपके ये रहेंगे, तो आपके अल्फा और बीटा, क्या? अल्फा एंड बीटा
अल्फा और बीटा चेन बनाने का कार्य करते हैं, चेन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन में आपकी होते हैं, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, 11 नंबर के 11 और आपके जो आपके 16 नंबर के क्रोमोसोम में कुछ आपके जीन आपके ऐसे हर जगह रहते हैं, आपके हर क्रोमोसोम में ये जीन रहेंगे। तो खासकर यहाँ पर देखा गया कि 11 और 16 नंबर के जो क्रोमोसोम के जीन थे, उन्होंने हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन को बनाना क्या कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। समझ में है ना, अल्फा चेन और बीटा चेन। यदि हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन और बीटा चेन बनना आपका ये बंद हो गया, यदि अल्फा और बीटा चेन बंद हो गया, तो आरबीसी का निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है। आरबीसी का निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है। आरबीसी आपकी वहां पर आगे बनेगी भी नहीं, और जितनी भी आरबीसी होगी भी तो वो आरबीसी जो आपकी जैसे राउंड या कि आपका बाइकॉनकेव शेप बताया मैंने, तो जो भी उसका शेप है, तो इस अल्फा और बीटा चेन की कमी के कारण आरबीसी का शेप जो होगा वो आपका बिल्कुल अनियमित आकार का हो जाता है, मतलब ऐसे सकरा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी फट जाती है। क्या हो जाती है, जल्दी फट जाती है। और इस तरह से आरबीसी जो आप ब्लड चढ़वाओगे उस पर्सन को, तो उसमें जो ब्लड दिया है उसकी आरबीसी जल्दी बन तो रही नहीं है। हमारे अंदर जो बोन मैरो में आरबीसी बनती है वो बन भी नहीं रही है, और प्लस जो आपने ब्लड चढ़वाया है उनकी भी आरबीसी आपकी जल्दी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसे पर्सन में बहुत अधिक खून की कमी होती है। इसका हीमोग्लोबिन आपका 2, 3, 4, 5 इससे आगे नहीं बढ़ता है थैलेसीमिया वाले पर्सन का ब्लड, जबकि होना कितना चाहिए, 12 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। समझ में है ना। तो थोड़ी बहुत यदि कम ज्यादा होता है तो वीकनेस के रूप में दिखने लगता है वो। ठीक है, तुरंत हम खान पान में ध्यान रखते हैं। यदि किसी का 10-11 भी आ जाए तो तुरंत बॉडी में आपको इफेक्ट देखने को मिलने लगता है। समझ में है ना। तो इसलिए 12 तो हर हाल में होना ही चाहिए। समझ में है ना। तो कहना चाहिए ऐसे पर्सन का ब्लड चढ़ाने के बाद भी जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो 4-5 से आगे नहीं मिलता है, उसे हम बोलते हैं क्या, थैलेसीमिया। तो ऐसे पर्सन को बहुत अधिक समय तक नहीं बचाया जा सकता। समझ में आया ना। ये आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर। समझ में आ गया ना। ये आपका ये ध्यान रखना है कि 11वें और आपके 16वें क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन की कमी के जीन म्यूटेशन के कारण अल्फा और बीटा चेन जो कि हीमोग्लोबिन को सबसे अधिक बनाता है। हीमोग्लोबिन देखना है यहाँ पर, ये मैं बताती हूँ आपका। ये जैसे ये हीमोग्लोबिन है आपका, ये HB देखते हैं हम, ये HB क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये देखना हीमोग्लोबिन कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। एक तो 97% जो हीमोग्लोबिन बनता है वो आपका अल्फा 2 और बीटा 2 लगा देना यहाँ पर, अल्फा 2 और बीटा 2। समझ में आना। जो आपका यदि हम बोले 1 से 2% समथिंग आपका जो बनता है, 1 से 2% जो हीमोग्लोबिन बनता है वो आपका अल्फा 2 एंड आपका यहाँ पर आता है डेल्टा 2, अल्फा 2 और डेल्टा 2। समझ में है ना। जो आपका 1% आपका पार्ट होता है या 1% से भी कम, लेस देन या कि 1% पार्ट आपका जो बचता है, तो 1% आपका पार्ट आपका किससे बनता है, आपका अल्फा 2 एंड आपका यहाँ गामा 2 आएगा, अल्फा 2 और गामा 2। तो आप देखो इन 3 पार्ट में हमने हीमोग्लोबिन की प्रिपरेशन बताई है। तो सबसे अधिक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आपका अल्फा 2 एंड बीटा 2। और पता चलेगा यही अल्फा 2 और बीटा 2 आपका जीन ने बनाना बंद कर दिया तो कितनी अधिक कमी हो जाएगी। इतने से कुछ होना है, इतने आपके 3% आपके हीमोग्लोबिन से कुछ होना है, नहीं होना ना। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे पर्सन में, थैलेसीमिया पर्सन में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बिल्कुल डाउन, 3, 2, 3 और ब्लड चढ़ने के बाद आपका 4-5 पहुंचेगा 2-4 दिन के लिए,
और 2-4 दिन बाद फिर वो आपका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसे हम बोलते हैं थैलेसीमिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाला एनीमिया भी बोलते हैं, इसे कुली एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका कारण होता है 11वें और 16वें नंबर में जीन म्यूटेशन के कारण आपका अल्फा और बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन का ना बनना। समझ में आया? हटाएं आगे, चले नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट आपका आता है सिकल सेल एनीमिया, जो कि आपके एमपीपीएससी में भी आपका दिया गया है सिलेबस में। एमपीपीएससी का सिलेबस उठाएंगे तो वहां आपको केवल डिसीज में मिलता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो आपको उतना बस नहीं पढ़ना है, डिसीज पूरी पढ़ना है, क्योंकि कोई भी डिसीज आपकी पूछी जा सकती है। जैसे मैंने अभी रिवाइज किया कि आपका एमपीपीएससी में सिकल सेल एनीमिया तो नहीं पूछा गया था, टर्नर सिंड्रोम पूछा गया था। समझ में आया ना? तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया। ये 4th नंबर में हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल का मतलब क्या होता है? फॉर्क लाइक। फॉर्क लाइक, फॉर्क क्या कहलाता है? हसिया, एक औजार कहलाता है, जिससे गांव में सब्जी, वही चाकू नहीं चलती थी पहले, ऐसे आपका फॉर्क लाइक हसिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऐसे आपका इस तरह आपका ऐसा कुछ शेप होता है हसिया से, ठीक है ना। तो फॉर्क लाइक आपकी आरबीसी, आरबीसी का शेप जो आपका राउंड या बाइकॉनकेव है, तो इस शेप से इसका शेप कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसे में देखो इसका जो हीमोग्लोबिन है प्रॉपर भरा हुआ है, लेकिन जब इसका शेप आपका ऐसा बहुत सकरा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन काफी डेंस हो जाएगा पास पास, और इसके दबाव के कारण ये आपकी फट जाएगी। क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया मतलब आरबीसी का आकार क्या हो जाना? अनियमित। तो कैसा हो जाना? फॉर्क लाइक हो जाना ही कहलाता है आपका सिकल सेल एनीमिया। क्या कहलाता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन आपका क्या होता है? इसमें भी आपका जो आपका एक होता है बेलिन एंजाइम। क्या होता है? बेलिन एंजाइम। बेलिन एंजाइम के कारण आपका होता है, ये बेलिन एंजाइम की कमी के कारण आपका बेलिनिन भी बोल सकते हैं या बेलिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेलिन, ठीक है ना। बेलिन ये एंजाइम, बेलिन एंजाइम का कारण होता है, ये बेलिन एंजाइम के कारण, बेलिन एंजाइम के कारण, बेलिनिन या बेलिन एंजाइम के कारण होता है। इसके वजह से क्या होता है? बात नहीं, इसके कारण क्या होता है? जो 11th क्रोमोसोम है, अभी मैंने थैलेसीमिया में भी 11th और 16 क्रोमोसोम लिया था, यहां भी सिकल सेल एनीमिया में आपका केवल मैं ले रही हूं 11th क्रोमोसोम। कौन सा? 11th क्रोमोसोम। 11th क्रोमोसोम में जब आपका अल्फा 2 और बीटा 2, जो मैंने बताया ना अल्फा 2 और बीटा 2, जिसमें से खासकर और बीटा 2 चेन जो है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा 2 चेन है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अल्फा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बीटा 2। अभी मैंने हीमोग्लोबिन को डिवाइड किया है, पीछे बात नहीं, अभी मैंने हीमोग्लोबिन को डिवाइड किया है, तो हीमोग्लोबिन को अल्फा 2 बीटा 2, फिर दूसरा मैंने डिवाइड किया अल्फा 2 आपका डेल्टा 2, तीसरा डिवाइड किया है मैंने अल्फा 2 और आपका गामा 2। तो देखो तीनों में अल्फा अल्फा जरूर प्रेजेंट है, लेकिन बीटा 2 दो में प्रेजेंट नहीं है, केवल एक ही जगह बीटा 2 प्रेजेंट है ना। बीटा 2 तो रिवाइज नहीं हुआ ना, तो बीटा 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। बीटा 2 जो होता है हीमोग्लोबिन की जो चेन बनती है, इसमें बीटा 2 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में ये बेलिन एंजाइम की कमी के कारण 11th क्रोमोसोम में बीटा 2 चेन नहीं बनती, ये हीमोग्लोबिन की चेन में बीटा 2 चेन जो आपका बनाता है, बीटा 2 चेन का निर्माण नहीं होता है, बीटा 2 चेन का निर्माण नहीं होता है। समझ में आया ना? यदि आप अल्फा 2 बीटा 2 भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने में मेन रोल करता है। और यदि बीटा 2 भी लिख दिया तो भी आपका प्रॉपर है, वो कोई दिक्कत नहीं। इस बीटा 2 चेन के कारण ही
इस बीटा 2 चेन जो आपकी नहीं बनती है हीमोग्लोबिन में, इसी के कारण आरबीसी का जो शेप है वो आपका कैसा हो जाता है, फॉर्क लाइक हो जाता है। कैसा हो जाता है, फॉर्क लाइक, जिसकी वजह से आरबीसी आपकी क्या हो जाती हैं, जल्दी जल्दी नष्ट हो जाती हैं। और आरबीसी का नष्ट होना ही कहलाता है आपका क्या, सिकिल सेल एनीमिया। क्या हो कहलाता है, सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया कहलाएगा। ऐसे पर्सन में भी आपकी क्या होती है, खून की कमी होती है। ऐसे पर्सन को भी यदि खून चढ़ाया जाए तो भी उसकी आरबीसी जल्दी नष्ट हो जाती हैं। थोड़ा थैलेसीमिया से थोड़ा सा आपका कंडीशन यहाँ पर नॉर्मल है, थैलेसीमिया काफी डेंजरस है, यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन फिर भी अनुवांशिक रोग है तो खतरनाक है। समझ में है ना, कोई भी अनुवांशिक जो डिसीज होती है उसे एम्ब्रियो समय ही सही किया जा सकता है। एम्ब्रियो स्टेज में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हेरा फेरी करवा करके उसे सही करवा सकते हो, लेकिन आफ्टर बर्थ यदि चाइल्ड ने बर्थ ले लिया और कोई जीन आपका रोगकारी जीन यदि आ गया तो फिर उसे ठीक करना सही नहीं होता है। समझ में है ना, फिर वो आपका नहीं ठीक होता है। क्लियर है। तो सिकिल सेल एनीमिया में भी काफी खून की कमी होती है, जिसकी वजह से यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। समझ में है ना। एक चीज और देखना, सिकिल सेल एनीमिया का एक मैं और यहाँ पर आपका ग्राफ बताती हूँ कि सिकिल सेल एनीमिया में होता क्या है। ठीक है, जैसे आपका क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में ये आपका ये है HB, हीमोग्लोबिन HB है आपकी हीमोग्लोबिन, आपका HH लिख दिया या कि ऐसा HH करके ये आपकी हीमोग्लोबिन है, HH करके हीमोग्लोबिन को प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि जीनों को हमेशा कैसा लिखा जाता है, जोड़े में लिखा जाता है। इनमें जब आपका सिकिल सेल, ये आपका सिकिल सेल है, क्या है आपका, सिकिल सेल एनीमिया। जब जैसे आपका यदि ये फीमेल क्रोमोसोम मैंने बनाया, ये मेल और फीमेल दोनों में रोग हो सकता है सिकिल सेल एनीमिया, लेकिन फीमेल सिकिल सेल यदि आपका ये डोमिनेंट कंडीशन में यदि आ जाता है, मतलब कहना चाहिए कि दोनों ही क्रोमोसोम में, जैसे ये एक्स आपका ऐसा आ गया, ये एक्स क्रोमोसोमल जीन होती है, यदि दोनों में ये सिकिल सेल ऐसे यदि आ गया तो ये पर्सन की आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये पर्सन आपका बर्थ लेगा ही नहीं। समझ में ना। लेकिन यदि किसी एक में आया ये जीन, यदि ऐसा आया ये जीन, समझ में है ना, तो ऐसा पर्सन आपका क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ऐसी फीमेल जीवित रहेगी, ये कैरियर कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वाहक। मतलब ये जीन आपकी आगे फीमेल के द्वारा ट्रांसफर आगे न्यू जनरेशन में की जाएगी, लेकिन ये जीवित रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम में ये जीन नहीं प्रेजेंट है, केवल एक में आपकी प्रेजेंट है। समझ में है ना। वहीं पर मेल सिकिल सेल एनीमिया में आपका कैसा होता है, ये आपका जैसे एक्स और वाई है, ये एक्स वाई है ना, तो मेल में क्या होता है, एक ही एक्स होता है, और ये जीन आपका इसका ये बोला गया है कि ये एक्स क्रोमोसोम में ही रहती है, तो मेल के पास एक ही एक्स आपका है, तो यहाँ पर यदि ये जीन आएगी तो कितनी आएगी, एक ही आएगी। कितनी आएगी, एक ही। वाई में तो ये जीन आपकी जा नहीं जा सकती, तो फीमेल पर्सन की आपकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और यहाँ पर ये सिकिल सेल मेल जो होता है, वो मेल में आपका कैसा होता है, आपकी एक ही जगह आपकी रहने की वजह से रोगी तो कहलाएगा वो, लेकिन यहाँ पर अभी आपका कंडीशन उतनी डेंजरस नहीं है। ये तो एम्ब्रियो में ही नष्ट हो जाती है ऐसी कंडीशन में, ये बर्थ ही नहीं लेती है। इस तरह के जीन आपकी क्या होती है, बर्थ ही नहीं लेती है। समझ में आया। आगे चले तो सिकिल सेल एनीमिया का मेन रीजन जो मैंने बताया वो जीन होता है जो आपका 11th क्रोमोसोम में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि आरबीसी को फॉर्क लाइक आपका बदल देता है, जिसकी वजह से आरबीसी की बहुत अधिक कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की बहुत अधिक कमी के कारण आपका मृत्यु तक देखने को मिल सकता है। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं हम। सिकिल सेल एनीमिया हो गया आपका। ठीक है, एक इसी तरह हम देखते हैं पॉलीडेक्टाइली। ये है आपका पॉलीडेक्टाइल या पॉलीडेक्टाइली,
पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, ये क्या कहलाता है? पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली। और एक होता है ब्रैकीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली और ब्रैकीडेक्टाइली। ये भी आपके अनुवांशिक रोग में आता है और जीन के कारण आता है। ठीक है, इसको सुन लीजिए आप, देखिए पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली कहलाता है जीन की अदला बदली के कारण या जीन उत्परिवर्तन के कारण किसी किसी पर्सन में उंगलियों की संख्या 5 की जगह 6-7 भी मिल सकती है, 5 की जगह 4 भी मिल सकती है। जब हमारी फिंगर्स में आपकी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, हमारे हाथ या पैर की उंगलियों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। ठीक है ना, और कम नहीं कहना है, यहाँ पॉली मतलब बढ़ना होता है, पॉली का मतलब क्या होता है? अधिक होना। ठीक है ना, तो यहाँ आपकी उंगलियों की संख्या क्या हो जाना? बढ़ जाना ही कहलाता है आपका पॉलीडेक्टाइली। समझ में आया ना? उंगलियों का क्या हो जाना? ये आपका उंगली जो होती है, उंगली की संख्या क्या हो जाना? बढ़ जाना। उंगली की संख्या क्या हो जाना? बढ़ जाना। अब वो चाहे हाथ की उंगली हो चाहे आपकी पैर की उंगली, ये आपका कहलाएगा बढ़ जाना। जो उंगलियां होती हैं हमारी, उनका 5 की 6-7 ऐसे हो जाना, बोलते हैं छंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो आपका पॉलीडेक्टाइली कहलाता है। और ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। क्या है ये? जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसी तरह आपका ब्रैकीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली भी जेनेटिकल डिसऑर्डर में आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी गद्दी होती है, जो पल्म होती है, इस पल्म का बॉडी अपनी अच्छी है, हेल्दी, पूरी लंबे चौड़े अपन सब कुछ है, लेकिन यदि गद्दियों को लेकर के देखा जाए तो गद्दी आपकी बिल्कुल बच्चों जैसे छोटी मिलेगी। फिंगर जो आपकी अच्छी लंबी होनी चाहिए, बॉडी आपकी अच्छी भरपूर लंबी फुल है, लेकिन उंगलियां छोटी हो जाएंगी। गद्दी छोटी तो उंगली भी छोटी। तो जब आपकी हथेलियों और उंगलियां आपकी क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं, वो जीन के कारण होता है ऐसा, तो उसे हम बोलते हैं ब्रैकीडेक्टाइली। क्या बोलते हैं? ब्रैकीडेक्टाइली। हम बोलेंगे कि आपकी हथेली या उंगलियों का क्या हो जाना? सामान्य से छोटा हो जाना। ठीक है ना, छोटा हो जाना, ये आपका कहलाता है क्या? ये ब्रैकीडेक्टाइली। क्या कहलाता है? ब्रैकीडेक्टाइली। समझ में आया ना? ये भी आपका एक जेनेटिकल डिसऑर्डर कहलाता है। ये भी जीनों की परिवर्तन के कारण ये रोग देखने को मिलता है। ठीक है ना, समझ में आया? आगे चलें, आगे हम चलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ठीक ना, एक और आपका होता है, जैसे हमारे एक समय के बाद हमारी जो गति होती है, हिंगटॉन डिसीज इसे बोलते हैं, हिंगटॉन डिसीज के नाम से। तो देखना, एक समय के बाद जैसे हम लोग चलते रहते हैं, बात नहीं, हम लोग आराम से चलते हैं, हमारी मसल्स जो होती हैं प्रॉपर वर्क करती हैं मसल्स, लेकिन एक समय के बाद देखना आपका 40-50 एज के बाद आपकी जो मसल्स की स्पीड होती है वो कम जाती है। ठीक है, तो वो एक एज के बाद कम जाए स्पीड वो बात अलग है, लेकिन शुरुआती अवस्था से ही स्पीड यदि आपकी कम हो जाए, शुरुआती अवस्था से ही हमें जो चलना है प्रॉपर, तो हमारी गति जो है वो गति आपकी नॉर्मल ना रह करके बिल्कुल आपकी धीमी पड़ जाए, शुरू से ही आपके बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे। ठीक है, तो वो भी आपका जेनेटिकल म्यूटेशन कहलाता है, और वो हिंगटॉन डिसीज करके एक नाम ऐसा है जो कि हमारी गति पर इफेक्ट डालता है। समझ में है ना? तो ऐसे आपका गति को लेकर के भी आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। समझ में आया ना? चलिए इसे हटाते हैं, हम आगे आते हैं हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। ये देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी यदि आपका देखो पूछा जा सकता है, तो एल्केप्टोन्यूरिया इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है, और थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट है, एल्बिनिज्म भी आपकी आ सकती है। समझ में है ना? तो इन पर काफी फोकस रखना आप लोग। ठीक है, सिकल सेल में भी काफी फोकस रखना। यहाँ आपका आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखते हैं।
गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन रोग, ये आपका कहलाएगा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन रोग, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं हमारे? क्रोमोसोम, और ये आपके इन्हीं को हम बोलते हैं गुणसूत्र। कितने प्रकार के होते हैं गुणसूत्र? कितने प्रकार के होते हैं बताइए? दो। कौन कौन से? एक्स, वाह वाह वाह, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। हमारे क्रोमोसोम जो टोटल हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की नंबर आपकी क्या है? अलग अलग है। ये चैप्टर पढ़ाया है मैंने क्रोमोसोम का, उसमें मैंने हर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में, सब में क्रोमोसोम की नंबर अलग अलग बताई है। जब मैंने साइटोलॉजी पढ़ाई है उस समय देखना, वहां पर आपका क्रोमोसोम पार्ट आपको बताया है। तो मैंने बताया कि हर जीव में क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है? अलग अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम यदि ह्यूमन में क्रोमोसोम की नंबर बात करें तो कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46 होते हैं। हाँ, बोले तो 46, या कि हम जोड़े में यदि इन्हीं को बोल दे तो क्या बोलेंगे? 23 जोड़े। समझ में आया ना? 23 जोड़े या कि 46 गुणसूत्र। आपके टोटल क्रोमोसोम की नंबर है 46, या कि आप बोलोगे 23 पेयर। क्या बोलोगे? 23 पेयर या कि 46। अब इन 46 गुणसूत्रों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आप लिखोगे 44, टोटल 44, या कि आप लिख सकते हो 22 पेयर। क्या लिख सकते हो? 22 पेयर। ये भी देखने को मिल सकता है और आपका ये भी देखने को, क्योंकि 22 का जोड़ा बनाओगे तो 44 ही हो जाएंगे। और दूसरा आपका जो 23वां जोड़ा है, या कि 45 और 46 नंबर के जो आपके गुणसूत्र होते हैं, वो मेल और फीमेल में आपका डिफरेंस दिखाते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम को देख करके हम मेल और फीमेल को डिफाइन कर पाते हैं कि ये मेल है कि या कि फीमेल है। समझ में आया ना? इन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, या इन्हीं को हिंदी में बोला जाता है कायिक गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? कायिक गुणसूत्र। और जो अभी मैं ये बता रही हूं, इनको जो आपका 45 और आपका जो 46, या हम बोले तो 23rd पेयर वाला जो होंगे, तो 23rd पेयर वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, या एक और नाम है इनका एलोसोम। क्या बोलते हैं इन्हीं को? एलोसोम। ये ऑटोसोम्स और ये एलोसोम भी कहलाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम तो कहलाते ही हैं, इन्हें हम एलोसोम भी बोल सकते हैं। समझ में आया ना? एलोसोम, एलोसोम। समझ में आया ना? तो जो आपके 45-46 है, यदि समझ लीजिए फीमेल है, तो 45-46 में इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? ये आपका 45x और ये आपका 46 आपका AX। ये हो गया आपका क्या? फीमेल। ये क्या है आपका? फीमेल। फीमेल का सिंबल ऐसे लिखते हैं हम। और यदि मेल है, मेल का सिंबल हम ऐसे लिखते हैं। तो मेल को हम लिखेंगे ये 45 और ये आपका 46। समझ में है ना? ये हो गया आपका मेल का। समझ में आ गया? और जो आपके ये 44 होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेम होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आ गया ना? जो ऑटोसोम होते हैं वो आपके एक समान होते हैं, बस ये क्रोमोसोम आपके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से मेल अलग और फीमेल आपकी अलग होती है। समझ में आया ना? ये आपके पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। ये वाले ऑटोसोम जो होते हैं पूरी बॉडी में, इसीलिए इन्हें हम कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक। कायिक बोले तो काया, शरीर को क्या बोलते हैं? काया। तो कायिक गुणसूत्र चूंकि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको बोला जाता है कायिक गुणसूत्र। और ये हमारे केवल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट है। ठीक है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट है। हमारी टेस्टिस, ओवरी पार्ट को आपके ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम हम हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है,
चलिए अब देखना है हमें, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपके दो तरह से हमें पढ़ना है। एक तो क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मतलब सेक्स क्रोमोसोम में जब आपका क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है तो क्या रोग हो जाता है, और जब आपका ऑटोसोम क्रोमोसोम आपके जब डिस्टर्ब होते हैं तो क्या हो जाता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑटोसोमल। ऑटोसोमल, ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोमल का मतलब है ऑटोसोम, कायिक गुणसूत्रीय रोग। ठीक है, ये है ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्रोमोसोम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर 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 कायिक गुणसूत्रीय रोग, इन्हें हम क्या बोलेंगे? कायिक गुणसूत्रीय रोग। कायिक गुणसूत्रीय रोग। सबसे पहला कायिक गुणसूत्रीय रोग आपका आता है डाउन सिंड्रोम। क्या आता है? डाउन सिंड्रोम। कैपिटल डी लगा लेना इसे, कैपिटल डी। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? देखिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसे कहेंगे हम? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आपका ये नाम जो है ये आपका वैज्ञानिक नाम है डाउन। ठीक है ना, इसका इसके पहले और है उनका कुछ नाम, लेकिन डाउन उनका सरनेम है, तो सरनेम के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इनका डाउन। डाउन आपका वैज्ञानिक नाम है। ये रोग आपका डाउन वैज्ञानिक ने आपका देखा था और उसी ने अपना नाम दे करके इस रोग को क्या दे कहा? डाउन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो होता है, ये आपके टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल जो कायिक गुणसूत्र हैं वो टोटल कितने हैं? 44। कितने हैं आपके? 44। 44। अब 44 हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 से लेकर के आपके 44। बीच में आपको 21 क्रोमोसोम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 21 पेयर नहीं लिखा है मैंने, 21 लिखा है, क्योंकि यहाँ टोटल 44 बताए हैं। तो जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम रहेगा ऑटोसोम में, जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम रहेगा, तो क्रोमोसोम हमेशा आपके कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं? जोड़े में। ये जोड़े में एलिल में रहते हैं। चाहे वो आपका 1 नंबर का हो तो भी ये ऐसे डबल रहेगा, चाहे 2 नंबर का हो तो भी ये डबल रहेगा। ए फॉर ऑटोसोम है, समझ में है ना? तो ऑटोसोम ऐसे ये डबल डबल जोड़े में आपके रहते हैं, जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। इसी तरह 21वें नंबर का जो आपका है ये डबल न रह करके ये ट्रिपल आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल न रह करके क्या हो जाता है? ट्रिपल। ट्राइसोमी, इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी। सोमी, ट्राइसोमी बोले तो 3 गुणसूत्र आपके यहाँ 21वें नंबर में जो क्रोमोसोम डबल होना चाहिए, ये आपका डबल की जगह आपका ट्रिपल ट्राइसोमी देखने को मिलती है। तो टोटल अब आप पढ़ोगे, ये थे आपके 44। अब आपके कितने हो गए? ये एक और बढ़ गया तो कितना हो गया? 45 हो गया। अब ये देखो, ये 45 हो गए ऑटोसोम और प्लस आपके 2 सेक्स क्रोमोसोम है। समझ में है ना? ये आपका 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम है। यदि फीमेल है तो XX और यदि मेल है तो आपका XY। तो ये 45, ये 46 और ये आपका क्या हो गया? 47। यदि आप इसे काउंट करोगे तो 45, 46 और 47, उसकी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? अब 47 क्रोमोसोम वाला पर्सन क्या नॉर्मल पर्सन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के लिए तो क्रोमोसोम आपके शुरू से ही साइंटिस्ट ने फिक्स कर दी है कि ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन 46 क्रोमोसोम वाला पर्सन ही एक हेल्दी ह्यूमन कहलाएगा। यदि क्रोमोसोम की नंबर आपकी 46 से 45 हो जाती है या 46 से 47 हो जाती है तो वो डिसीज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिसीज में आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिसीज हो गई। यहाँ डाउन सिंड्रोम, डाउन ने इस प्रकार के पर्सन को जिसमें आपकी 21 क्रोमोसोम में, 21 क्रोमोसोम में, ये 21 आपको 21st क्रोमोसोम है, इसमें जब
इसमें क्या मिलती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब वही है, डबल ना होकर के ट्रिपल हो गया। ट्राइसोमी देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो ऐसा, ऐसे पर्सन में, ऐसे पर्सन में टोटल क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 47। ऐसे पर्सन जो होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वो आपके एबनॉर्मल दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? वो आपके मोटे भद्दे से पेट बाहर निकला, ठीक है ना, जीभ बाहर निकली, आंखें चौड़ी सी आपकी, ठीक है ना, हाइट भी आपकी कम, ऐसे आपके मिलते हैं देखने को। और ऐसे पर्सन की जो लाइफ टाइम, इनका लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 10 से 12 साल, 14 साल, इसके बीच में डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति आपके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है। मानसिक विक्षिप्तता, मानसिक रूप से भी कमजोर रहेंगे ये, ठीक है। नॉर्मल बॉडी इनकी रहेगी ही नहीं। नॉर्मल बॉडी से आप देखो, कुछ आपके अलग टाइप के, विक्षिप्त टाइप के जो लोग होते हैं, वो आपके डाउन सिंड्रोम आपके आप कहलाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसी तरह आगे और भी अभी हम बताएंगे, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है ना, आपके और भी है, क्राई डुकैट सिंड्रोम, ये सब आपके आते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम, जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर है? ठीक है। आगे और देखिए, इसे फिर बंद करो। डाउन सिंड्रोम के बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या? एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्राई डुकैट सिंड्रोम, ठीक है ना। ये सब पढ़ेंगे हम किसमें? ऑटोसोमल डिसऑर्डर में। क्लियर है? ठीक है। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।